नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेपर 4 का सॉल्यूशन सेक्शन बी का। ओके, सो इट्स गाला पेपर साइंस सॉल्यूशन। सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोडेड है, पेपर 2 और 3 अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर है 17, उसमें ये कहा गया है दैट यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। 2 सॉल्यूशन है आपके पास ए एंड बी। जो पीएच है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 6 and pH of B solution is 8. So which solution has more hydrogen ion concentration? किसके अंदर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज़्यादा होगा और कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अ सॉल्यूशन ऑफ pH वैल्यू लेस देन 7 से जो कम होता है उसको हम एसिडिक कहते हैं और 7 से जो ज़्यादा होता है उसको हम बेसिक कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 वाला जो pH है A वो एसिडिक हो गया और उसके अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और बी जो हो गया दैट इज़ pH 8 वो बेसिक हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अभी हम लोग। गिव साइंटिफिक रीजंस एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली एल्यूमिनियम जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, और वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो हाइड्रोजन गैस को पानी के फॉर्म में निकालता है। ओके, इसका मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं करता है, ये उसका रीज़न है। बहुत सिंपल सा है। आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। ओके, सो एटॉमिक नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है 17। कोई भी एक एलिमेंट है उसका 17 दिया हुआ है। स्टेट द नेम, इसका नेम क्या होगा? तो इसका नेम 17 नंबर का नाम होता है क्लोराइन। ठीक है, या क्लोरिन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,7। ओके, फिर क्या कह रहा है वो? फिर कह रहा है स्टेट द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है इसके अंदर कि वो कौन से पीरियड में होगा और कौन से ग्रुप में होगा। ओके, सो पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पीरियड कितने कॉमा है? 1 2 3, तो थर्ड पीरियड में होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप की, तो ग्रुप लास्ट नंबर क्या है? 7, तो इसका मतलब कि वो 17th ग्रुप में होगा। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द पोजीशन। आई होप मैं क्लियर हो गया इसको लेकर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का ही जो है वो ऑप्शनल वाला। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? What were the criteria used by the Mendeleev in creating his periodic table? ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया थे? तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए उन्होंने एटॉमिक मासेस को लिया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड, एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टी सेम होगी जब वो सेम ग्रुप में अरेंज होंगे। और तीसरा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइज एंड हाइड्राइड्स। ठीक है, वो जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला जो होगा वो जो कॉमन फॉर्मूला होगा एलिमेंट्स का सेम होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया पे मेंडलीव का टेबल जो था वो डिपेंडेंट था। आइए देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। सो डबल सर्कुलेशन जो हायर एनिमल्स होते हैं, ओके, उनके अंदर 2 बार, ठीक है, हार्ट में ब्लड जो है वो जाता है, उसका साइक्लिक जो होता है इसके लिए हम उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब 2 होते हैं, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी। सिस्टमेटिक जो होता है वो बॉडी के सेल्स, मतलब लंग्स नहीं, बॉडी के सेल्स और हार्ट के बीच में होता है। और पल्मोनरी जो होता है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, बाकी जो हम देखते हैं लायन, टाइगर, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है, वो दोनों मिक्स नहीं हो जाए। दैट्स वाई, ठीक है, इस तरीके की 2 बार हार्ट में जाता है ब्लड हमारा। क्लियर? ओके, अब इसी का ही और हम देख लेते हैं। ओके, क्या है इसके अंदर? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन प्रोसेस गिविंग द इक्वेशन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमें पता है जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहा गया है। ओके, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, 1 मार्क तो आपको इसी में ही मिलेगा। एंड देन क्या कह रहा है आपको? थोड़ा एक्सप्लेन कर लो इवेंट्स के बारे में। सो बेसिकली एक्सप्लेन तो नहीं, बस ये इवेंट है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है,
फिर वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे वो पानी को स्प्लिट करती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये 3 इवेंट्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन बर्डिंग इन यीस्ट विद डायग्राम। ठीक है, तो बर्डिंग हमें बताना है यीस्ट में। सो अब वी नो कि बर्डिंग एक एसेक्सुअल मेथड है। ओके, यहाँ पे सेल जो होता है वो बेसिकली बॉडी के किसी पार्ट में ग्रो हो जाता है बाहर की तरफ। सेल एक तरफ समझो सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक आउटग्रोथ बन जाता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म रिलीज होता है। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होता है और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है। सो हाइड्रा, यीस्ट, अमीबा इन सब में रहता है। ये रहा डायग्राम। ओके, डायग्राम बहुत सिंपलेस्ट वाला मैंने आपको बताया हुआ है कि यीस्ट का सेल है, डेवलप हो रहा है बर्ड, फिर नया बर्ड बन रहा है, इस तरीके से बर्ड का पूरा चेन बनता है। डन बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, गिव साइंटिफिक रीजन अ वॉच रिपेयरर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। जो वॉच बनाने वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करता है? तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके पास कैपेसिटी होती है मैग्नीफाइंग करने की। ठीक है, तो वो 20 टाइम्स लार्जर चीज़ों को मैग्नीफाइड भी करता है और इरेक्ट में ही रहता है, मतलब सीधा का सीधा ही होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होने की वजह से जो छोटे से पार्ट्स होते हैं वॉच के अंदर, ओके, वो छोटे से पार्ट्स, स्क्रू वगैरह जो है वो इजीली उनको दिख जाता है, तो वो रिपेयर करने में उनको आसानी रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, वाई आर डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो डिवाइसेस है उसको हम पैरेलल कनेक्शन में क्यों कनेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि सबका वोल्टेज जो होता है, ठीक है, उनके वोल्टेज के हिसाब से वो अप्लायंस जो है वो फंक्शन कर पाए। सेकंड जो होता है कंपोनेंट, मतलब जितने भी चीज़ें हम अटैच करते हैं तो वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, सबका स्विच अलग अलग होता है ना, फैन का अलग होता है, लाइट का अलग होता है, रेफ्रिजरेटर का अलग होता है, तो इनका अलग होता है, ताकि इसमें अगर कोई भी एक अप्लायंस अगर फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर तो उसमें दूसरे अप्लायंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन बेटा। नेक्स्ट 23 का और क्या कह रहा है यहाँ पर, ये द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस V आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, आपको करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल द हीटर ड्रॉ। तो अब कह रहा है कि करंट कितना मिलेगा हमें इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 वोल्ट है, ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि आपको ये कह रहा है कि अगर 60 वोल्ट में हमें 4 एम्पियर करंट मिलता है तो 120 वोल्ट में हमें कितना एम्पियर करंट मिलेगा। तो मैं इसको V1 और I1 ले लेती हूँ और इसको I2 और V2 ले लेती हूँ, ईजी हो जाएगा। तो देखिए अब हमें पता है कि कोई भी अप्लायंसेस हो उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, और ओम्स लॉ के हिसाब से इन तीनों का रिलेशन होता है। ओके, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ का है। तो मुझे R निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V अपॉन I इक्वल्स टू R। सो क्या हो गया, 60 अपॉन 4 इक्वल्स टू R। सो देयरफॉर वी कुड से दैट R इज इक्वल्स टू 15 ओमेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। अब हीटर तो वही है ना, उसने ऐसा तो नहीं बोला कि अपन अप्लायंसेस चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15 ओमेगा सॉरी। ओके, अगेन फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, तो V अपॉन R इक्वल्स टू I, हमें करंट निकालना है यहाँ पर। V कितना है 120 वोल्ट, सो 120 अपॉन 15 इक्वल्स टू I। ओके, सो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 120 अपॉन 15, 3 5 ज़ा 340 ज़ा, ओके 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो कितना करंट जनरेट हो रहा है, 8 एम्पियर। ओके, ठीक है बच्चों, आया समझ में, आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपसे that name the rule which gives the direction of the induced current, so that is a Fleming's right hand rule। ओके, अब ये रूल क्या है वो बता दो। तो ये रूल ऐसा कहता है कि आप थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आप ऐसे स्ट्रेच करो कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिसके अंदर थंब आपको डायरेक्शन देगा
मोशन ऑफ द कंडक्टर, मिडल जो फिंगर होगी वो आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा, और इंडेक्स फिंगर जो होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मैंने ये अलग अलग दिया ताकि आपको लर्न आसानी से हो जाए। अगर आप इसके अंदर पूरा स्टेटमेंट लाइक पैराग्राफ वाइज लिखना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा था कि इस तरीके से याद थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड, स्टेट द सिग्निफिकेंट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन कैसे बनता है, तो मैं बताया कि ओजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन जॉइंट होते हैं, मतलब O3 होता है। ठीक है, तो ये यूवी रेस के एक्शन के हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि यूवी रेस का एक्शन जो है वो ऑक्सीजन पे होता है, तो ऑक्सीजन को तोड़ देता है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन को उसने O+O में तोड़ दिया, तो ये एक O जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के जाके मिल जाता है और O3 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है कि वो हमें यूवी रेज से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मेंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब वी नो कि फॉरेस्ट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। ओके, तो इसमें से हमें क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें मतलब घर मिलता है, एनिमल्स बर्ड्स को घर मिलता है, खाना मिलता है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन होता है, O2 और CO2 का बैलेंस बनाए रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर लेता है, वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए तो खैर यहाँ से हमें फ्यूल, वुड, टिम्बर बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क का है, इसके लिए 4 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट इफ़ इट इज़ नॉट मैंशन कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं आप। ठीक है, अगर लिखा होता है 2 पॉइंट्स तो फिर तो 2 ही लिखने हैं, दैट्स इट। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्या कह रहा है, वी शुड यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम जुडिशली। हमें बड़े सोच समझ के कोल पेट्रोलियम यूज़ करना चाहिए। क्यों, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, और उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दैट मीन्स कि वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, तो अगर एक बार वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको शॉर्ट टाइम में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स इंतज़ार करना पड़े अपने को, तो दैट्स वाई कि कोल एंड पेट्रोलियम को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दीज आर ऑल द आंसर्स। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, मैं देखती हूँ कि जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज होती है, ओके, बहुत सारे बुक्स और वेबसाइट्स वगैरह देख लेते हैं, और उसके बाद जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज वाले आंसर्स होते हैं मैं वही आपको देती हूँ ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। लर्न आपका चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। आपको बता दूं कि बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, मैथ्स के भी किए हुए हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। तो आपको जहाँ जो भी पेपर में डाउट है आप कीजिएगा। इंग्लिश और एसेस अभी नहीं किया है, नेक्स्ट वीक में मैं इंग्लिश और एसेस के भी वीडियोस अपलोड कर लूँगी ताकि आपको पूरा मटेरियल एक ही चैनल पे, एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ते रहिए, हार्डवर्क कीजिए, बस बोर्ड बहुत नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।